हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। हमने एनवीएस का सिलेबस स्टार्ट करने की बात कही थी, ठीक है। एनवीएस का मैथ का टीजीटी पीजीटी के लिए और वो केवीएस के लिए, DSSB के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबका सेम ही सिलेबस होता है, सबके लिए सेम ही वीडियोस, ठीक है। यानी कि हम स्पेशली यानी कि एनवीएस की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी एनवीएस की वैकेंसीज आई है, तो हम एनवीएस के सिलेबस की बात करें। लेकिन एक्चुअल में ये केवीएस में भी सेम यही सिलेबस होता है। DSSB में भी जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, इवन जो आपके टेट होते हैं, स्टेट टेट हो गया, STET हो गया, PTET हो गया, UP टेट, सब में यही सेम सिलेबस है आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेट। हाँ, फर्स्ट टॉपिक इज सेट। सेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें सेट की डेफिनेशन देखनी है। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड collection of objects। वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहली बात, वेल डिफाइंड, जो डिफाइंड हो, ठीक है, जिस चीज का आपको पता हो, ठीक है, जो रियल में हो चीज, उसकी बात कर रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, उन सबकी कलेक्शन करनी है हमें, ऑब्जेक्ट्स, उनको नाम क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनकी कलेक्शन करनी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन करनी है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसको हम लिखते कैसे हैं? ब्रेसेस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, और कोमा से हम उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके आगे लिखने के दो तरीके हैं, वो भी हम आगे करेंगे। पहले हम इसको सेट बिल्ड को वो देख लेते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कह दे कि आपके पास आपको लिखना है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, ठीक है। एक ईयर में मंथ कितने होते हैं, उनका सेट बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। वेल डिफाइन हो गया, आप सबको पता है, यू नो वेरी वेल। जैन, फेब, मार्च, यानी कि 12 होते हैं ये सारे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 12 होते हैं। तो हम लिखते कैसे सेट को? ऐसे लिखते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और ये हमारे क्या हो गए? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये था क्या आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपको कह दे कि आपको लिखना है कि आपको वर्ल्ड के 10 फेमस बैट्समैन वर्ल्ड के, ठीक है। क्या ढूंढ पाओगे? क्या आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड के 10 बैट्समैन कौन है? नहीं, आप इस चीज को नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कह दे कि दुनिया का सबसे खूंखार जानवर कौन सा, उसका पता करोगे। अब खूंखार तो किसी भी टाइम पे कोई भी बन सकता है भाई, अगर कोई भूखा वो भी खूंखार बन जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी नहीं बता सकते। तो ये दोनों चीजें क्या, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसलिए हम वेल डिफाइंड की बात कर रहे हैं। जो चीज डिफाइंड हो, जिसको आप बता सको, वो आपका वेल डिफाइंड आता है। जैसे कि आपको पता था कि मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड हो गया। उनकी कलेक्शन कर ली, उनको ऐसे लिख दिया, आपका क्या बन गया? सेट बन गया। जैसे आपको कह रहे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 4। अब आपको पता है कि इवन कौन से होते हैं? पता है? ये आपके क्या बन गया? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर आपको पता है, इवन आपको पता है कि इवन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर पता है, तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी इनको कह सकते हो आप, एलिमेंट्स भी कह सकते हो। एलिमेंट्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इनको कॉमा से सेपरेट कर लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो गया? एक सेट बन गया। ये थी आपकी सेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब आपके सेट और नॉट डिफाइंड के मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे आपको कहती कि वर्ल्ड में आपको फेमस पोएट की बात करें, फेमस पोएट कौन है पूरे वर्ल्ड में? क्या आप बता सकते हो? कुछ बहुत अच्छा पोएट हो, नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा पोएट कौन अच्छी पोएट्री करता है, उसके बारे में आपको नहीं पता, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए आप उसका एक सेट नहीं बना सकते, उनका एक सेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलते आगे, सेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो सभी आपका सेट की डेफिनेशन। आगे आता है हमारे पास सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें अब हम लिख रहे थे ना, पहले दो एग्जांपल हमने दिए वो सारे रोस्टर फॉर्म के,
ठीक है, जो हमने 2-3 एग्जांपल दिए ना सारे, वो सारे रोस्टर फॉर्म के, और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा था कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स, क्या लिखा था, जैन फेब अप टू दिसंबर, सारे लिख कर बता रहे थे, ठीक है। ये आपने कलेक्शन की थी, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया आपने इसको, कलेक्शन ऑफ मंथ्स। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? X is a month of the year. यहाँ पे आपको x लिखना है, और x क्या है, मंथ ऑफ द ईयर। अब मंथ कितने होते हैं, पहले होते हैं सारे लिखोगे आप तो, ठीक है। क्या किया हमने साल के मंथ लिखने थे, महीने लिखने थे, साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो x सच दैट x इज द मंथ ऑफ द ईयर। x वो एलिमेंट है जो मंथ है ईयर का, ठीक है। अब मंथ ईयर के जितने भी सारे हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी और ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हमने बात की थी इवन नेचुरल नंबर की। इवन नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते थे रोस्टर फॉर्म में, 2 4 6 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n such that n is a natural number. n is a natural number. 2n इस टाइप से कि n आपका नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर की n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 दा 2, 2 रखेंगे, 2 2 दा 4, 3 रखेंगे, 2 3 दा 6, देन 8 अप टू सो ऑन। ये आपका क्या बन गया, ये थी रोस्टर फॉर्म, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। समझ आ गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में उसको बंद करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट क्या, उसके लिए प्रॉपर एक स्टेटमेंट होगी, और वो इस सेट से बाहर नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो सेट से बाहर ना जाए। अब यहाँ पे ये ना लिखना कि 2n इज अ इंटीजर। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, n इज अ इंटीजर, अब n की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, इंटीजर की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है, तो ये वैल्यू थोड़ी आ जाएंगी, तो बाहर चला गया, उस सेट से बड़ा हो गया, ठीक है। दैट मींस सेट वो बनना चाहिए आपका जो आपका रोस्टर फॉर्म को सेटिस्फाई करता हो, इसलिए यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है भाई। ये था आपका रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वन इज 0। आगे सेट्स की डेफिनेशन और क्या क्या आपके पास, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है, जो खाली हो। खाली का मतलब क्या, खाली ब्रेसेस आएंगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मींस ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। इसकी नोटेशन क्या होती है, ये 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट हो गया, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपका क्या होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और एक आता है इनफाइनाइट सेट। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। इससे पहले एक सिंगलटन सेट भी बता दूं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चला, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, वो आपका क्या होता है सिंगलटन सेट। x such that x, ठीक है। x क्या, x is a even prime number, even prime number। प्राइम नंबर सबको पता है भी, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका सिर्फ खुद के अलावा 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई फैक्टर ना बनता हो, वो आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर। अब इवन की बात करते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इनके 2 और 1, 3 और 1, 5 और 1, 7 और 1, 11 और 1, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं बनता, ये आपके क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। अब हमें इवन प्राइम नंबर की बात करनी है। इवन तो सिर्फ यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, बाकी सारे ओड मिलेंगे, दैट मींस ये आपका एक क्या हो गया सिंगलटन सेट मिल गया, दैट मींस सिंगलटन 2। और ये आपकी कौन सी फॉर्म हो जाती, सेट बिल्डर फॉर्म। x इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये भी पता चल गया इसमें, ठीक है।
ये था आपका सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। ए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 4, सी इज इक्वल टू टी एंड डी इज इक्वल टू 1 2 3 100। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। 1 2 3 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। इसकी बात हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमें तो पता ही नहीं कितने एलिमेंट है इसके, यानी कि इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको काउंट नहीं कर सकते तो दैट मींस ये काउंटेबल में नहीं आता भी। आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपको तो नहीं पता। दैट मींस अब आप इसको इनफाइनाइट कहते हो कि इसके इनफाइनाइट तो जाता है, दैट मींस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ये कहने में आता है। इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर पाओ वो आपके क्या होते हैं? फाइनाइट सेट। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पाओ वो होते हैं फाइनाइट सेट, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट ना कर पाओ वो होते हैं आपके इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 थे, आपने काउंट कर लिया ना, ये आपके क्या हो गए? फाइनाइट। और यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका आपको सो ऑन चल रहा है, डॉट 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 क्या दिखा रहा है कि आगे चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, इसका एंड नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है, दैट मींस ये आपका क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात करते हैं C इज इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी सेट आपका फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, इसकी बात करते हैं। आपके पास एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो काउंट क्या करोगे भाई? ठीक है, तो आप इसको इनफाइनाइट तो कह नहीं सकते, किसी भी बेस पे नहीं कह सकते। जिसमें काउंट करने के लिए कुछ है ही नहीं तो आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये मत सोच लेना कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट हो गया, नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आप काउंट कर पाओ, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आपका इनफाइनाइट सेट नहीं बन सकता। काउंटिंग तो तब होगी भी जब एलिमेंट होगा, काउंटिंग की बात तो तब करेंगे जब इसमें एलिमेंट होगा, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, दैट मींस इनफाइनाइट नहीं होगा, तो बचा क्या? फाइनाइट सेट। तो आपका ये क्या बनता है? फाइनाइट सेट बनता है। एम्प्टी सेट आपका बनता है फाइनाइट सेट। एक बार दोबारा बता रही हूँ, एम्प्टी में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एम्प्टी सेट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको आप काउंट कर सको। ठीक है, जब काउंट ही नहीं कर सकते उसको तो इनफाइनाइट कैसे कहेंगे? उसमें इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट में क्या होता है कि आपकी जो है एलिमेंट्स तो होते हैं उसके अंदर काउंटिंग करने के लिए, लेकिन उसकी एंडिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं है, इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, एंडिंग कहाँ से होगी? ठीक है, दैट मींस ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट हमेशा आपका फाइनाइट सेट रहता है। ये हो गया आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, और सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिंगल एक एलिमेंट होता है, वो आपका सिंगलटन सेट होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। वो भी हम एग्जांपल से ही करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होता है वही बात करेंगे। एक है हमारा इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल लिख लेते हैं इसके लिए। ए हमारा गिवन है 1 2 3 4, बी हमारा गिवन है ABCD, डी हमारा गिवन है 2 3 1 4 एंड सी हमारा गिवन है BC80। ये आपके सेट्स गिवन है, हमने एक ब्लैंक कर लिया, एग्जांपल ले लिए। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की बात करनी है। इक्वल सेट, सबसे पहली बात तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। चेक कर लेते हैं सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है। क्या इसमें मतलब सारे इक्वल नहीं? ये पहली कंडीशन है इक्वल सेट की। पहली कंडीशन क्या होती है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे, ठीक है, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं
वो भी सेम होने चाहिए, दो सेट्स के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो दूसरे सेट में 1 प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो दूसरे सेट में 2 भी होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो दूसरे सेट में 3 भी होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो दूसरे सेट में 4 भी होना चाहिए। अब देखो इन दोनों में से तो कोई भी इक्वालिटी कहीं से नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया ना जो दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस वो इक्वल नहीं है। ये मत सोच रहे कि इसके सारे एलिमेंट आ गए। मान लो यहाँ पे, चलो एक बार पहले कर देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 2 3 1 4, यहाँ पे है सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, वहाँ भी है, ठीक है, और एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें या उसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, दैट मींस A इक्वल टू D, A हमारा D के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट BCD और BCAD, इसमें ABCD भी है उसमें भी ABCD, दैट मींस B इज इक्वल टू C आ गया, ठीक है। ये तो हो गया इक्वल की बात। और इक्विवेलेंट में जस्ट इतना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबके सेम है 4 4 4, इसका मतलब ABCD तीनों इक्विवेलेंट, चारों इक्विवेलेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए सिर्फ इक्विवेलेंट सेट में। और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तब आप आगे बढ़ोगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और एक हमारे पास आ जाता कोई A डैश 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 एलिमेंट हो गए, वहाँ पे 4 हो गए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले हमें चेक यही करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है या नहीं है, अगर सेम है तभी हम आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स भी सेम है या नहीं, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके वो इक्वल सेट है, अदरवाइज इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो भाई इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट के लिए दो कंडीशन रहती है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और आपके एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए, जो सेट में है वही दूसरे सेट में होने चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। ये था आपका इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट सबसेट। सबसेट की बात करेंगे भाई, सबसेट क्या होता है, ठीक है। कोई सेट B है, ठीक है, अगर उसका हर एक एलिमेंट B का, every element of B, every element of B present in A, अगर B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल A है आपके पास A B C D, B है आपके पास B C D। अब देखो B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पे B है, वहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, वहाँ पे D है, यहाँ पे D, ठीक है। B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है, दैट मींस B जो है वो सबसेट है A का, ठीक है। B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है, इसका मतलब B सबसेट है A का। और हर एक सबसेट मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, जैसे B सेट है वो खुद का सबसेट है, यानी कि B इसका सबसेट भी है और ये खुद एक सेट भी है, ठीक है। ऐसे ही A का सबसेट A भी है, ठीक है। A का सबसेट B तो है ही है और A का सबसेट A भी है, ठीक है, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट A में है, A का हर एक एलिमेंट A में है ना, इसका मतलब A जो है सबसेट हो गया A का। B का हर एक एलिमेंट B में है, दैट मींस B भी सबसेट हो गया B का, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन समझ आ गई। जो भी हमें सबसेट देखना है, जो भी सबसेट हमारा छोटा सेट होता है, सबसे पहली बात तो ये सबसेट हमारा छोटा सेट होता है, सबसेट नाम से पता चला, सबसेट हमारा छोटा सेट होता है। दूसरा हमारा जो दूसरा सेट होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा सुपर सेट होता है। तो ये हमारा सबसेट छोटा सेट है, B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट होना चाहिए तभी उसका सबसेट बन सकता है, ये इसका सुपर सेट बन सकता है। और एक चीज और, अब यहाँ पे देखो B A के इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं है ना, दैट मींस B क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट बनेगा, B इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। अगर B A के इक्वल हो जाता तो इसका प्रॉपर सबसेट ना होता, लेकिन अब B और A इक्वल नहीं है, दैट मींस इसका क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। सबसेट क्या होता है भी, A का B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है, यहाँ पे A भी हो सकता है B भी हो सकता है, नोटेशन तो कुछ भी हो सकती है सेट के हिसाब से, ठीक है। नोटेशन पे ध्यान मत देना कि मैं B ले लूँ तो B आएगा, नहीं, नोटेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने नोटेशन A और B ली है तो A और B, वो X और Y भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं।
तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए, बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तो बी सबसेट बन जाएगा ए का, और हर एक सेट खुद का सबसेट होता है क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बी का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए। ठीक है, ये भी सबसेट हो गए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर बी ए के इक्वल नहीं है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है, और ए क्या बनता है, इसका सुपरसेट बनता है। ठीक है, ए सुपरसेट बनता है और बी इसका प्रॉपर सबसेट बन जाता है। कब? जब बी और ए इक्वल ना हो। ठीक है, बी और ए इक्वल ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बी नोटेशन अलग अलग दे देते हैं और ये एलिमेंट सेम दे देते हैं। अभी हमने देखा था इक्वल सेट की बात करी थी जब हमने, इक्वल सेट में क्या था कि नोटेशन तो अलग अलग थी लेकिन एलिमेंट्स तो सेम थे। ठीक है, अभी ए और बी इक्वल है, ठीक है, तो अगर इक्वल होते तो ये प्रॉपर सबसेट ना होता। ठीक है, अब हमने अनइक्वल लिए थे तो इसका क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। ठीक है, जब भी एलिमेंट्स, जब बी ए और बी इक्वल ना हो, ठीक है, और बी सबसेट बनता हो ए का, तो बी क्या बनता है, एक प्रॉपर सबसेट बनता है ए का, और ए क्या बनता है, एक सुपरसेट बनता है। ठीक है, और बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए तब वो जाके सबसेट बनता है, और ए का ही सबसेट है, बी का ही सबसेट है। क्यों? ए का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और बी का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी सबसेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, पावर सेट। Next is your power set. Power set. Power set. नाम से पता चला जिसके पास पावर हो। पावर कैसी? ये सेट है सभी सबसेट्स का। ठीक है, ए आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबको कलेक्ट करके एक सेट में लिख दिया, जितने भी सबसेट होंगे उन सबको कलेक्ट करके एक सेट में लिख दिया, वो क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सबको कलेक्ट करके एक सेट में लिख दिया, वो हमारा क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा लेते हैं 1 2। ठीक है, इसके सबसेट क्या बनेंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 1 2, और भी एम्प्टी हर एक का सबसेट रहेगा। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होगा। एम्प्टी सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 1 2, यहाँ पे लिख दोगे सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, आगे 1 2 एंड एम्प्टी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये क्या बन गया, पावर सेट। हमने क्या किया, सभी सबसेट्स को कलेक्ट करके एक सेट में लिख दिया, ये आपका क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, आपके पास पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अभी ये सेट लंबा भी हो सकता है, दूरी तो नहीं, 2 ही एलिमेंट्स उसमें, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आपको n भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका सिर्फ 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n। n क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में है, जैसे इसी की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो n कितना है हमारा, 2 है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं पावर सेट में, तो 2 रेज़ टू पावर n दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। अब देख लो, हमने भी 4 ही निकाले थे, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये सेट लंबा भी हो सकता है ना, 10 एलिमेंट्स होंगे तो आप 10 एलिमेंट्स के पहले सबसेट बनाओगे, उसके बाद उनको कलेक्ट करके लिखोगे, फिर आप उसको काउंट करोगे। ठीक है, फिर आप ये देखोगे ये आगे पीछे इधर उधर तो नहीं होगा, काफी लेंथी पड़ जाता है, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, पावर सेट निकालने का, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। n के आपका जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में है, ठीक है, 2 की पावर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाता, बस वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे किसके, पावर सेट के। ठीक है, ये था आपका पावर सेट। पावर सेट क्या है, आपको क्या करना है, जितने भी सबसेट हैं ए के उन सबको एक सेट में कोलेक्ट करके लिखना, आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो 2 रेज़ टू पावर n आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर n क्या आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, और कोई डेफिनेशन, छोटी मोटी डेफिनेशन देखते हैं। एक चीज और गई, छोटी सी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। आपके पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं।
1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 से 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाते हैं। अगर इसमें नेगेटिव ऐड कर दो तो ये आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। अगर आप इसमें रैशनल नंबर ऐड कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रियल नंबर, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, रियल नंबर एक क्यू कॉम्प्लीमेंट दैट इज इरेशनल नंबर, जिसमें आपका रैशनल नंबर ना हो। ठीक है, जिसमें आपके रैशनल नंबर नहीं होते वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। जिसमें रैशनल नंबर ना हो वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, आप देखो n 1 2 3 0 ऐड होगी, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। सबसे छोटा सेट क्या है, n, यानी कि n आपका सबसेट है w का। ठीक है, n आपका सबसेट है i का, n आपका सबसेट है रैशनल का। क्यों, क्योंकि ये भी तो रैशनल नंबर है, 1 by 1 में लिख सकते हैं, 2 by 1 में लिख सकते हैं, 3 by 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, और n आपका रैशनल नंबर r का तो रहेगा। ठीक है, लेकिन n आपका सबसेट नहीं बनेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि इसमें आपके रैशनल नंबर नहीं है और n एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का एक अलग ही केस है। ठीक है, जो n है इन सबका सबसेट है। अब देखो इसकी सीक्वेंस क्या बनती है, n सबसेट है w का, w सबसेट है i का, i सबसेट है q का, और q सबसेट है आपका r का। ठीक है, और लिखोगे q कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट हो गया r। ठीक है, ये कैसे, इसमें 0 ऐड हो गया, इसमें नेगेटिव नंबर ऐड हो गए, इसमें क्या